मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट सोशोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय और कृतियाँ के ऊपर आयोजित किया जा रहा है। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आप ध्यान दें। आर्थिक एवं दार्शनिक विचारों के इतिहास में कार्ल मार्क्स वह महान विचारक है जिन्हें साम्यवाद के जनक, फादर ऑफ कम्युनिज्म के रूप में देखा जाता है। उन्होंने संपूर्ण विश्व के लिए एक ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा दी कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के महान शिक्षक और नेता के रूप में देखा जाने लगा। यह सच है कि कार्ल मार्क्स से पहले सेंट साइमन, फॉरियर, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लॉक तथा अनेक दूसरे विद्वानों ने आर्थिक असमानताओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण पर बल देकर समाजवादी आधार पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। लेकिन कार्ल मार्क्स वह पहले विचारक थे जिन्होंने साम्यवाद की वैज्ञानिक विवेचना करके उसे संपूर्ण विश्व में स्थापित किया। वह एक ऐसे राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विचारक थे जो गरीबों, श्रमिकों और शोषित वर्गों के एक बौद्धिक मसीहा बन गए। मार्क्स ने सर्वहारा और शोषित व्यक्तियों को यह संदेश दिया कि वे संगठित होकर ही सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करके अपने लिए एक वर्ग रहित समाज की स्थापना कर सकते हैं। सच तो यह है कि 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर आज तक चाहे किसी विद्वान ने मार्क्स की आलोचना की हो अथवा उनका समर्थन किया हो, लेकिन प्रत्येक सामाजिक विचारक ने किसी न किसी रूप में मार्क्स का उल्लेख अवश्य किया है। जीवन परिचय तथा कृतियाँ। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियाँ। लाइफ स्केच ऑफ कार्ल मार्क्स एंड हिज वर्क्स। हेनरिक मार्क्स के सबसे बड़े पुत्र कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में राइन प्रांत के ट्रियर नामक नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक अच्छे वकील थे जिन्होंने कुछ समय बाद ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। किसी समय मार्क्स के जन्म स्थान ट्रायर को प्रिंस आर्क बिशप का केंद्र माना जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में इस पर नेपोलियन का अधिकार हो जाने से धीरे धीरे वहाँ यहूदियों पर लादी गई नागरिक निर्योग्यताओं का प्रभाव कम होने लगा। इस समय यहूदियों को भी विभिन्न व्यवसाय को करने की अनुमति मिल गई। वियना में नेपोलियन की हार होने के बाद राइन प्रांत एशिया को सौंप दिया गया। फलस्वरूप यहूदी परिवार पुनः अपने नागरिक अधिकारों से वंचित होने लगे। इस प्रकार मार्क्स ने अपने बचपन से ही एक विभेदकारी व्यवस्था का अनुभव करना आरंभ कर दिया। इसके बाद भी सन 1830 से 1835 तक मार्क्स की शिक्षा ट्रियर के एक अच्छे स्कूल जिम्नेजियम में होती रही। 17 वर्ष की आयु में अपने पिता की इच्छा अनुसार मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश लिया, लेकिन सन 1836 में ही उन्होंने बोन विश्वविद्यालय को छोड़कर बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश करना ही मार्क्स के जीवन का एक नया मोड़ सिद्ध हुआ। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही हीगल की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय में हीगल के विचारों का व्यापक प्रभाव था। धीरे धीरे यहाँ रहकर मार्क्स भी हीगल के विचारों से प्रभावित होने लगे। इसके अतिरिक्त यहाँ विधि शास्त्र के ऐतिहासिक संप्रदाय के प्रणेता सेविग्नी ने मार्क्स को ऐतिहासिक अध्ययन तथा तर्क करने की क्षमता प्रदान की, जबकि उनके एक दूसरे शिक्षक गेंस ने उन्हें सैद्धांतिक समालोचना का प्रशिक्षण दिया। कानून का विद्यार्थी होने के बाद भी
इस विश्वविद्यालय में नेक्स्ट स्लाइड। इस विश्वविद्यालय में अपने अनेक साथियों के साथ हीगल के दर्शन पर घंटों बहस करते रहने के कारण धीरे धीरे मार्क्स की रुचि इतिहास और दर्शन शास्त्र में बढ़ने लगी। बोन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के एक प्राध्यापक ब्रूनो बाउर चाहते थे कि मार्क्स भी दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हो जाएं, लेकिन कुछ ही समय के बाद बाउर को उनके धर्म विरोधी तथा उदार विचारों के कारण विश्वविद्यालय से अलग कर दिया गया। सन 1841 में कार्ल मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। उनका शीर्षक था डेमोक्रेट्स तथा एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भिन्नता, ऑन द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फिलोसफी ऑफ डेमोक्राइटस एंड एपिक्यूरस। इसी प्रबंध पर मार्क्स को सन 1841 में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। एपिक्यूरस का दर्शन भौतिकवाद और नास्तिकता में विश्वास करता था। मार्क्स ने अपने उपयुक्त शोध प्रबंध में एपिक्यूरस के इस दर्शन से प्रभावित होकर स्वयं भी धार्मिक विश्वासों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार 1841 में मार्क्स का विद्यार्थी जीवन समाप्त हो गया। अप्रैल 1843 में मार्क्स का अपने बचपन की मित्र जेनी से विवाह हो गया। विवाह के बाद अपने खाली समय में मार्क्स ने राजनीतिक और सामाजिक इतिहास पर मोंटेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। अंत में नवंबर 1843 को मार्क्स ने जर्मनी के प्रतिक्रियावादी वातावरण से छुटकारा पाने के लिए पेरिस जाने का निर्णय लिया। जर्मनी को छोड़कर सन 1843 में मार्क्स जब पुनः पेरिस आए तो यहीं से उनके बौद्धिक विकास का एक नया युग प्रारंभ हुआ। उस समय पेरिस न केवल सामाजिक, राजनीतिक तथा कलापूर्ण गतिविधियों का केंद्र बन चुका था, बल्कि पूरे यूरोप में सुधारवादी तथा क्रांतिकारी विचारों वाले बुद्धिजीवी यहाँ एकत्रित होने लगे थे। पेरिस में आकर मार्क्स ने भी उन बहुत से सुधारवादी और समाजवादी विचारकों या सिद्धांतों का गहन अध्ययन करना आरंभ कर दिया जो उन्हें जर्मनी में उपलब्ध नहीं थे, जहाँ एक और उन्हें प्रोधो, लुईस ब्लैंक, फोरियर, सेंट साइमन के विचारों का अध्ययन करने का अवसर मिला, तो दूसरी ओर उन्हें बेबफ के क्रांतिकारी विचारों से वह प्रभावित होने लगे। पेरिस में ही मार्क्स ने इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ से लेकर रिकार्डो तक के विचारों को समझने के साथ ही सिस्मोंडी जैसे उग्र सुधारवादी आलोचकों के विचारों का भी अध्ययन किया। पेरिस में ही मार्क्स ने प्रोधो की पुस्तक व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, संपत्ति क्या है, का अध्ययन किया तथा बाद में जब वह प्रोधो से व्यक्तिगत रूप से मिले तब ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रोधो के साथ उनकी मित्रता एक लंबे समय तक चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ ही समय बाद मार्क्स ने अपनी पुस्तक दर्शन शास्त्र की दुर्दशा, द मिजरी ऑफ फिलोसफी में प्रोधो की पुस्तक दुर्दशा का दर्शन शास्त्र, फिलोसफी ऑफ मिजरी की कटु आलोचना की। उनका आरोप था कि प्रोधो ने ऐतिहासिक घटनाओं की विवेचना में भौतिक शक्तियों के द्वंद्व को बहुत गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। मार्क्स के जीवन में पेरिस की ओर होने वाला प्रवास इस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहीं सन 1844 में उनका फ्रेडरिक एंगल्स से वह महान मिलन हुआ जो जीवन भर उनकी गहरी मित्रता के रूप में बना रहा। एंगल्स के पिता एक कपड़ा उत्पादक थे। कपड़े की मिल में श्रमिक वर्ग की दशाओं और उनके शोषण को देखकर एंगल्स एक समाजवादी विचारक बन गए। एंगल्स के विचारों और उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने ही श्रमिक वर्ग के कष्टों और उनके कार्यों की दशाओं पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया। मार्क्स को यूरोप की सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था।
वह जितना अच्छा जर्मन भाषा में लिखते थे उतना ही अच्छा अधिकार फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी भाषा पर भी था। मार्क्स और एंगल्स के विचारों में बहुत समानता होने के कारण उन्होंने अनेक ऐसे महत्वपूर्ण लेख लिखे जिससे दर्शन, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था के बारे में उनका उग्र सुधारवाद स्पष्ट होने लगा। सन 1845 में मार्क्स ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक लिखी थी, लेकिन उनके जीवन काल में इस पुस्तक का प्रकाशन नहीं हो सका। उनकी सबसे पहले प्रकाशित होने वाली पुस्तक का नाम द होली फैमिली है, जो सन 1845 में प्रकाशित हुई। इसमें हीगलवादी विचारधारा से प्रभावित लोगों को एक परिवार मानते हुए हीगल द्वारा प्रतिपादित दर्शन की विस्तृत विवेचना की गई। कुछ ही समय में स्वयं हीगल के अनुयायियों के बीच मतभेद पैदा हो जाने के कारण इस पुस्तक को अधिक महत्व नहीं मिल सका। नेक्स्ट स्लाइड। जिस तरह 1842 में मार्क्स को प्रीशिया सरकार द्वारा उन्हें अपनी पत्रिका राइनिश जाइटुंग राइन गजट में प्रीशिया और पूर्व जर्मनी में पाए जाने वाले राजनीतिक और धार्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था, उसी तरह सन 1845 में फ्रांस की सरकार द्वारा मार्क्स को बुनकरों के विद्रोह का समर्थन करने के कारण पेरिस से निष्कासित कर दिया गया। फलस्वरूप मार्क्स ब्रुसेल्स में जाकर रहने लगे। यही उनका संपर्क उन जर्मन शरणार्थियों से हुआ जिन्होंने ब्रुसेल्स में रहना आरंभ कर दिया था। यहीं से मार्क्स ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन के सदस्य के रूप में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने केवल जर्मन में ही नहीं बल्कि बेल्जियम के भी सभी समाजवादी संगठनों से संपर्क बढ़ाना आरंभ कर दिया। अपने लेखों और वक्तव्यों के द्वारा उन्होंने स्वयं को एक क्रांतिकारी के रूप में ढालना आरंभ कर दिया। ब्रुसेल्स में मार्क्स ने एक जर्मन श्रमिकों की शैक्षणिक समिति, जर्मन वर्कर्स एजुकेशनल एसोसिएशन की स्थापना की तथा बाद में इसे कम्युनिस्ट लीग जैसे फेडरेशन से संबंधित कर दिया। सन 1847 में कम्युनिस्ट लीग ने मार्क्स को एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने का काम सौंपा जिसके द्वारा उनके लक्षणों तथा विश्वासों को स्पष्ट किया जा सके। एंगल्स द्वारा पहले ही तैयार किए गए एक विवरण को नया रूप देकर मार्क्स ने जो दस्तावेज तैयार किया उसी को मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण कृति कम्युनिस्ट घोषणा पत्र द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा गया। यह पुस्तक सन 1848 में प्रकाशित हुई। सन 1848 में जब जर्मनी में क्रांति की दशाएं पैदा हो गई तब मार्क्स पुनः फ्रांस के राइनलैंड में लौट आए। वहाँ उन्होंने एक उग्र सुधारवादी समाचार पत्र न्यू राइनिश जाइटुंग न्यू राइन गजट के संपादक के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया। जर्मनी की क्रांति जब असफल हो गई तब मार्क्स को एक बार फिर से देश निकाला दे दिया गया। अंततः मार्क्स लंदन में आकर बस गए तथा वहीं उनके जीवन का शेष समय व्यतीत हुआ। लंदन में आने के कुछ समय बाद ही मार्क्स ने 1850 में फ्रांस में वर्ग संघर्ष द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस तथा 1852 में द 18th ब्रोमियर ऑफ लुइस बोनापार्ट नामक से दो महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक लघु पुस्तिकाएं पम्फलेट्स लिखी। यहीं से मार्क्स को एक प्रमुख सामाजिक इतिहासवेत्ता के रूप में देखा जाने लगा। सन 1852 में मार्क्स ने ब्रिटिश संग्रहालय की रीडिंग रूम की सदस्यता ग्रहण कर ली, जहां वह प्रातः 10 बजे से शाम को 7 बजे तक निरंतर उन पुस्तकों का अध्ययन करने लगे जिनसे उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था की अधिक से अधिक जानकारी मिल सकती थी। एक लंबे समय तक उनका जीवन अपने परिवार और एंगल्स तक ही सीमित रहा। यह एक गहन अध्ययन का काल था जिसके द्वारा मार्क्स सन 1867 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक दास कैपिटल को लिखने की तैयारी में लग रहे थे। उस समय मार्क्स की घोर निर्धनता का समय था। इस बीच कुछ दिनों के लिए उन्हें रेलवे ऑफिस में क्लर्क की नौकरी भी मिली, लेकिन अपनी बहुत बुरी लिखावट के कारण उन्हें इससे
भी अलग होना पड़ा। मार्क्स की निर्धनता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 1856 में जब उनके 3 बच्चों में से एक की कुपोषण के कारण मृत्यु हो गई, तब मार्क्स के पास उनकी कॉफिन तैयार करवाने के लिए भी धन नहीं था। कुछ साथियों की सहायता से ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। मार्क्स को अपनी गरीबी से छुटकारा तब मिला जब अमेरिका में सबसे अधिक लोकप्रिय दैनिक पत्र न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के विदेशी संपादक ने उनसे इस अखबार के लिए यूरोप की घटनाओं के बारे में लेख लिखकर नियमित पत्रकार बनने को कहा। मार्क्स लगभग 10 वर्ष तक इस समाचार पत्र के लिए यूरोप में घटित होने वाली कूटनीतिक घटनाओं, इंग्लैंड के सामाजिक इतिहास, युद्ध के गुप्त स्रोतों का विश्लेषण तथा भारत में ब्रिटिश शासन के परिणाम जैसे विषयों पर लेख लिखकर अपनी आजीविका चलाते रहे। इस बीच अपने आप को जर्मन समाजवाद का नेता कहने वाले लेस्ली ने जर्मनी में एक श्रमिक आंदोलन चलाया, लेकिन उन्होंने मार्क्स के विचारों को ही तोड़ मरोड़ कर अपने निजी विचारों के रूप में स्पष्ट किया, जिसके कारण मार्क्स ने उन्हें एक रोमानी या भावुक समाजवादी कहना आरंभ कर दिया। सन 1863 में एक नया परिवर्तन सामने आया। इस वर्ष फ्रांस में कुछ श्रमिक नेताओं को इंग्लैंड के उद्योगों का अध्ययन करने तथा वह अपना संपर्क बढ़ाने के लिए लंदन भेजा गया। फ्रांस और इंग्लैंड के श्रमिक नेताओं ने अनेक क्षेत्रों में सहयोग का प्रस्ताव करने के साथ ही एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन स्थापना पर जोर दिया जिसके द्वारा तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था के दोषों को दूर करके किसी ऐसी व्यवस्था को विकसित किया जा सके जो सामूहिक स्वामित्व को बल दे सके। सन 1864 में इस फेडरेशन की स्थापना होने पर इसमें फ्रांस, इटली, इंग्लैंड के विभिन्न विचारधाराओं वाले श्रमिक नेता सम्मिलित हो गए। इस संगठन को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय द इंटरनेशनल्स के नाम से जाना जाता है। जल्द ही मार्क्स ने इस संगठन के महत्व को महसूस किया, जिनके फलस्वरूप लंदन में रहने वाले जर्मनी के दस्तकारों ने मार्क्स को अपना प्रतिनिधि बनाकर इस संगठन का सदस्य बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली बैठक में ही मार्क्स ने अपना पूरा प्रभाव स्थापित कर लिया तथा संगठन में पारित होने वाले लगभग सभी प्रस्ताव मार्क्स द्वारा 15 वर्ष पहले लिखे गए द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से ही लिए गए। अपने जीवन के आगामी लगभग 10 वर्ष मार्क्स ने इसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सेवा में व्यतीत किए। धीरे धीरे यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में बदल गया। यूरोप के सभी प्रमुख देशों में इसकी शाखाएं स्थापित हो गई। फलस्वरूप मार्क्स की छिपी हुई प्रतिभा विश्व के सामने स्पष्ट होने लगी। सन 1867 में मार्क्स के प्रमुख ग्रंथ दास कैपिटल का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ। इस समय तक मार्क्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरकर सामने आ चुके थे। जर्मनी, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड में मार्क्स के अनुयायियों और प्रशंसकों की संख्या काफ़ी बढ़ जाने के कारण मार्क्स की इस पुस्तक के प्रथम खंड का व्यापक रूप से स्वागत किया जाने लगा। जल्द ही दास कैपिटल का रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी तथा इटालियन भाषा में अनुवाद हो जाने से इसको विभिन्न देशों के श्रमिक नेताओं द्वारा पढ़ा जाने लगा। इस प्रकार मार्क्स ने समाजवादी आंदोलन के लिए एक बौद्धिक आधार तैयार कर दिया। जीवन के शेष बचे हुए समय में मार्क्स अपनी बीमारी के कारण कोई और अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं लिख सके। सन 1875 में जब मार्क्स द्वारा लेस्ली के अनुयायियों ने एकजुट होकर गोथा के सम्मेलन में एक संयुक्त समाजवादी पार्टी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, तब मार्क्स ने एक बार पुनः इस समाजवादी संगठन को दिशा निर्देश देने के लिए अनेक समालोचनात्मक निबंध लिखे। उनके द्वारा लिखे गए इन लेखों का संग्रह मार्क्स की मृत्यु के बाद
क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। यही मार्क्स की अंतिम प्रमुख पुस्तक थी। सन 1881 में मार्क्स की पत्नी की कैंसर से मृत्यु हो गई। एक वर्ष के बाद ही उनकी सबसे बड़ी पुत्री भी संसार में नहीं रही। इन आघातों से मार्क्स अपने आप को नहीं बचा सके और अपने अध्ययन कक्ष की आराम कुर्सी पर लेटे हुए ही 14 मार्च 1883 को उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। यह सच है कि इंग्लैंड की सामान्य जनता में मार्क्स की मृत्यु पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन मार्क्स के अनुयायियों तथा संसार भर के मजदूर वर्ग के नेताओं ने मार्क्स के निधन को साम्यवादी आंदोलन के रूप में एक बहुत बड़े आघात के रूप में देखा। मार्क्स अपने जीवन भर साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप देने, शोषित मजदूर वर्ग को उनके अधिकार दिलाने तथा सर्वहारा वर्ग को संगठित करने के लिए जो भागीरथ प्रयास करते रहे, उनके फलस्वरूप पूरे विश्व में युगों युगों तक के लिए मार्क्स का नाम अमर हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, ये व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा। इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको उपलब्ध हो रहा है। उसको पढ़ते रहें, इस व्याख्यान की ऑडियो वीडियो को सुनते रहें और अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त किया जा रहा है। धन्यवाद।